children, today we are going to start resolution of vectors. Resolve कैसे करते हैं वेक्टर्स को? Resolve का मतलब हम किसी वेक्टर को उसके पार्ट्स में, उसके कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत आसान सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। एज यू नो, राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो x एक्सिस पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, बाकी नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे तो y एक्सिस नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो x एक्सिस में ये हमारा कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आएगा। खैर, अभी समझ लो हमारे पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जो कि गिवन है कि इट लाइज इन द xy प्लेन। ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन O, ये इसका हेड दैट इज A। तो हमारे पास एक वेक्टर है OA। हमसे बोला जा रहा है कि इस वेक्टर OA को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है मतलब इस वेक्टर OA का कंपोनेंट फाइंड करना है x एक्सिस के अलोंग, मतलब पार्ट फाइंड करना है x एक्सिस के अलोंग, और पार्ट फाइंड करना है मतलब कंपोनेंट फाइंड करना है y एक्सिस के अलोंग। तो अगर हम इस वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड कर लें और y कंपोनेंट फाइंड कर लें तो हमारा काम हो गया, हमने रिजॉल्व कर लिया इसको वेक्टर को। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द x एक्सिस। एज यू नो, ये सब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत किया है, 9th 10th क्लास में तुमने सीखा हुआ है। अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पे। जो यहां पे x का वैल्यू होगा, x एक्सिस पे मान लो 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यू यहां पे जो हुआ वो इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट हो गया। और वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट पता करना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, इस गिवन पॉइंट से, इस पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो कर लिया हमने, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारा वेक्टर OA है, इसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसे हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OA ऑन x एक्सिस। इट्स वेरी सिंपल। ये हो सकता है तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो हम इस पार्ट को, चलो इसका कुछ नाम भी ले लेते हैं, B और ये C। तो ये जो OB है, OB का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान देना, OB का जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OA ऑन x एक्सिस। वैसे ही इस वेक्टर OA का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या है, ये OC। इसे चलो इसे भी लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OA ऑन y एक्सिस। तो ये प्रोजेक्शन बोलो या फिर इसका वेक्टर OA का कंपोनेंट बोलो। वेक्टर OA का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या है, OB। वेक्टर OA का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या है, OC। तो हमें ये पता चल गया, ये हम फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने से पहले ये तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब ये जो हमारा लेंथ AB है और OC है, ये दोनों लेंथ इक्वल। ये जो हमारा लेंथ OB है और लेंथ AC है, ये दोनों इक्वल। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। यहां बोल सकते हैं कि हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम रूल अगर यहां पे हम अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, ये जो हमारा वेक्टर OA है, ये पार्ट अब मैं हटा दे रहा हूं, ये तुम समझ गए, इसे हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, इसे प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा वेक्टर है OB, यहां से स्टार्ट हुआ वेक्टर OB, ये किसके अलोंग है, अलोंग x एक्सिस। वैसे ही ये हमारा वेक्टर OC, वेक्टर OC किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। वेक्टर OB किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। अब देखो तो तुमने पैरेललोग्राम रूल में क्या पढ़ा था, ये हमारा वेक्टर OB, वेक्टर OC, दोनों का टेल यहां पे है। वेक्टर OB और वेक्टर OC का टेल यहां पे कोइंसाइड कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स के लिए अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जो कि हमें दिख रहा है OA, क्लियरली दिख रहा है, ये सब पहले भी हमने किया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर OB
प्लस वेक्टर ओसी, मतलब ये वेक्टर ओए क्या है, रिजल्टेंट है इन दोनों का, वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर ओसी। तो हमने ऐड कर लिया इन दोनों को, वेक्टर ओबी को और वेक्टर ओसी को, दोनों को ऐड किया तो ओए वेक्टर मिल गया। तो हमने फाइनली इस वेक्टर ओए को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। किसमें किसमें? ओबी दैट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ओए अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ओसी वेक्टर क्या है, वेक्टर ओसी क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओए अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि हम किसी भी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर ओबी है, वेक्टर ओबी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिया और एक यूनिट वेक्टर लेंगे जो कि किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, वेक्टर ओबी की डायरेक्शन में। तो यहां पे हम एक वेक्टर ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, दैट इज आई। अभी से हमने पहली बार आई का डिस्कशन पहली बार किया है। ये आई कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। आई जहां पे भी तुम देखो, आई कैप जहां पे भी देखो तो समझ जाना कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये किसके अलोंग होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये सब अभी सीखेंगे हम। ये वेक्टर आई जहां पे भी देखो मतलब क्या, ये वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। आई अलोंग एक्सिस और जे, चलो अब वेक्टर ओसी को भी लिख ही लेते हैं। वेक्टर ओसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर ओसी का मैग्नीट्यूड लिख लिया, दैट इज ओसी। मैग्नीट्यूड सिर्फ ये एरो यहां नहीं दे रहा है, ध्यान देना, यहां एरो नहीं दिया मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहां एरो नहीं दिया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसके साथ डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर जे लिया, द वेक्टर जे इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस वेक्टर ओसी के डायरेक्शन में, और वेक्टर ओसी का डायरेक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। तो आई वेक्टर, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर आई है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर जे है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अभी आगे चल के हम के वेक्टर भी देखेंगे, यूनिट वेक्टर के, जो कि अलोंग जेड एक्सिस होगा, देखेंगे वो भी। अब ये देखो तो जरा, ये पार्ट में हटा दे रहा हूं। अब ये जो हमारा OA है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं। वेक्टर OA को अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं OB आई क्या, इसके जगह हमने ये लिख लिया, ये पार्ट लिख लिया, प्लस इसके जगह हम मतलब OC वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, OC मैग्नीट्यूड, और J वेक्टर यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ OC। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये काम तो हमारा हो गया। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम OB का मैग्नीट्यूड और OC का मैग्नीट्यूड पता कर लें तो वी आर डन, हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे पता करेंगे। मान लो ये जो हमारा वेक्टर OA था, ये वेक्टर OA ये x एक्सिस के साथ, मतलब ये हमारा जो लाइन हमें दिख रहा है OX या OB जो कुछ भी बोल लो, x एक्सिस के साथ ये बना रहा है एंगल अल्फा, और यही वेक्टर हमारा y एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल बीटा, y एक्सिस के साथ। अब हम आसानी से इन दोनों का वैल्यू पता कर सकते हैं, OB और OC दोनों का। तो चलो OB का वैल्यू पता करते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, देखो तो इसके लिए हम आ जाते हैं ट्राइंगल। ये सब इसलिए इतना कुछ करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये पहली बार है तुम्हारा कि रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा जब तुम ये सीख जाओगे, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट फटाफट करोगे कि क्या करना है, ट्राइंगल AOB में आए तो हमें चाहिए क्या, ये हमारा वेक्टर है, OA वेक्टर है। तो मान लो ये हमारा जो वेक्टर है OA, इसका हम कुछ भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया A, सिंपल। वेक्टर OA जो है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने अपने हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड रख लिया A। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, A। अब तुम्हें दिख रहा है कि A मतलब हाइपोटेनस पता है, पता क्या करना है, OB का वैल्यू पता करना है, मतलब बेस पता करना है। किसका रिलेशन लेंगे, कॉस का रिलेशन लेंगे। क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस मतलब OB बाय हाइपोटेनस मतलब OA। दिख रहा है तुम्हें क्लियरली, ये हाइपोटेनस क्या है, OA। तो क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू OB तो हमें पता ही करना है, पता ही नहीं है। OA पता है हमें, OA का लेंथ क्या है, OA का मैग्नीट्यूड क्या है, A। तो देखो तो OB क्या आ गया यहां से, A cos अल्फा। सिमिलरली हम क्या पता कर सकते हैं, OC का भी लेंथ पता कर सकते हैं। OC के लेंथ को पता करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एंगल है, ये बन किस पे रहा है, इस पे बन रहा है, मतलब ये हमारा बेस। ध्यान देना, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो पता है, बेस पता करना है, तो फिर से वही रिलेशन, कॉस का रिलेशन।
तो यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा OC है, OC किसके इक्वल हो जाएगा, A cos बीटा के इक्वल, जैसे ये फाइंड किया बिल्कुल वैसे ही A cos बीटा। तो OB और OC दोनों का हमें लेंथ पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो अब फाइनली हमें वेक्टर OA का वैल्यू पता चल चुका है। वेक्टर OA का वैल्यू क्या है, ये वेक्टर OA जो है, ये वेक्टर OA क्या हो गया, इसको लिख लेते हैं, OB का मैग्नीट्यूड लिखो, OB का मैग्नीट्यूड क्या है, A cos अल्फा, और I कैप क्या बता रहा है कि ये जो हमने लिया है OB वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस के अलोंग। तो A cos अल्फा I कैप प्लस OC का हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, दैट इज A cos बीटा, और ये J कैप क्या बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ये अलोंग y एक्सिस है। ये I कैप क्या बता रहा है कि अलोंग x एक्सिस है। दैट्स इट। तो हमने ये जो हमारा वेक्टर OA था, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करना मतलब इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। तो ये जो हमारा वेक्टर OA था, ये गिवन है कि xy प्लेन में ही है। तो xy प्लेन में अगर गिवन है तो इसका सिर्फ दो पार्ट्स होगा, दो कंपोनेंट्स होगा, अलोंग x एक्सिस दिस एंड अलोंग y एक्सिस दिस वन। तो ये हमारा काम यहां पे हो गया। अब जरा सोचो, अगर हमारे पास ये गिवन है कि नहीं, समझना, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर z एक्सिस भी आ गया इसमें इंक्लूड कर लिया, तो z एक्सिस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में z एक्सिस होगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। तो मान लो हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर गिवन है जो कि xy प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे समझना, ये x प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। तो हमारा वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है बीचों बीच स्पेस में, ऐसे। तो इसका जो हमारा कंपोनेंट है वो तीनों एक्सिस के अलोंग होगा, x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। मैंने ऐसे नहीं किया, अगर मैं ऐसे करता तो x के अलोंग होता और y के अलोंग होता, बट मैंने ऐसे नहीं रखा है, मैंने इसको ऐसे रखा है, ऐसे जा रहा है, ये डायगोनली जा रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए। तो ये x में भी इसका कुछ होगा प्रोजेक्शन कंपोनेंट, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी इसका कुछ कंपोनेंट होगा। तो देखते हैं, अब मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर A, जिसका प्रोजेक्शंस, जिसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस भी है, अलोंग y एक्सिस भी और अलोंग z एक्सिस भी है। तो लास्ट कंडीशन में हमने क्या देखा था कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा था, y एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा था। अब हमारे पास z एक्सिस भी है, तो z एक्सिस के साथ मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, सॉरी। तो मैं लिख देता हूं, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस, it makes an angle beta with y axis and it makes an angle gamma with z axis। तो अगर हमें इन तीनों एंगल्स के बारे में पता है तो हम बहुत आसानी से cos का रिलेशन लेके इस, ये जो हमारा वेक्टर है, इसका कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारा ये जो वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है A, जो हमने लास्ट टेस्ट में किया है, वो बिल्कुल वही है। तो ये वेक्टर A को हम इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इस A का मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड किया अलोंग x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, A cos अल्फा, अभी तुरंत किया हमने, A cos अल्फा, और डायरेक्शन बताने के लिए कि ये जो A cos अल्फा हमने जो ये वैल्यू फाइंड किया, इस जो ये जो वेक्टर A है, इसका जो कंपोनेंट फाइंड किया, ये किस एक्सिस में है, किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलोंग हम फाइंड करें, इसीलिए I कैप दे दिया। तो इससे पता चल गया कि ये किधर का कंपोनेंट है, x एक्सिस के अलोंग। प्लस वैसे ही A cos बीटा लिया, तो ये किसके अलोंग है कंपोनेंट, अलोंग y एक्सिस, तो उसके लिए हमने j कैप दे दिया। प्लस A cos गामा, ये किसके अलोंग है, ये z एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए इसके साथ हमने k कैप दे दिया। ध्यान रखना, ये I कैप, j कैप एंड k कैप, ऑल ऑफ दीज आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये होना चाहिए
हमारे जैसे ये x एक्सिस के अलोंग वेक्टर i, y एक्सिस के अलोंग वेक्टर j, यूनिट वेक्टर j, और z एक्सिस के अलोंग है तो ये वेक्टर k। तो हमें ये पता चल गया कि a cos अल्फा, ये पार्ट मैं हटा रहा हूं, a cos अल्फा कौन सा कंपोनेंट है, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, कंपोनेंट ऑफ, ये जो हमारा वेक्टर a है, वेक्टर a का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, वैसे ही ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, और ये हमारा पार्ट क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, लिख देता हूं कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। तो ये तीनों का कंपोनेंट हमें पता चल गया। तो ये कंडीशन कब होगा, अगर हमें ये गिवन है कि कोई ऐसा वेक्टर है जो कि ना xy प्लेन में लाई कर रहा है, ना xz प्लेन में लाई कर रहा है, और ना yz प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा। इट्स वेरी सिंपल, ये तुम इमेजिन कर सकते हो। xy प्लेन मतलब इस प्लेन में, xz प्लेन मतलब ऐसे नीचे वाले प्लेन में, क्योंकि x एक्सिस और ये z एक्सिस तो xz प्लेन, और yz प्लेन मतलब y तो इधर है और z इधर है, मतलब ऐसा इस प्लेन। खैर, तो ये हमने रिजॉल्व करना सीख लिया। अब सोचो हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है, हमें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हर एक इंडिविजुअल वेक्टर का हमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट पता है, तो हम बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं सबको। देखते हैं, ये चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, मान लो हमारे पास 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स गिवन है और बोला गया कि इन सबको ऐड करो, मतलब इन सबका रिजल्टेंट फाइंड करो। तो हमें क्या चाहिए होगा, अगर सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स का हमारे पास x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, तो हम सबको ऐड कर लेंगे। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर a है, इसका x कंपोनेंट मतलब द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, ये ax से डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और ये i कैप क्या बता रहा है कि ये जो ax है ये कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, प्लस ay देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि ay क्या है, ay इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग व्हाट, अलोंग y एक्सिस, प्लस az देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि ये किधर है, किसके अलोंग है, अलोंग z एक्सिस। तो ये तीनों कंपोनेंट्स पता था, तो तीनों कंपोनेंट्स पता था, तो हमने रिजॉल्व कर लिया इस वेक्टर को, ऐसे कर लिया। मतलब इस वेक्टर a को हमने x y z एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। वैसे ही एक और वेक्टर गिवन मान b, तो इसका x एक्सिस के अलोंग bx हो गया कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग by और z एक्सिस के अलोंग bz। तो सबका कंपोनेंट पता था, तो हमने रिजॉल्व कर लिया इसमें भी। सी, अगर नहीं भी पता है कंपोनेंट और एंगल्स पता है कि ये जो वेक्टर b है ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो हम बहुत आसानी से ये सारा कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा, ओके, cx मतलब कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इसका, प्लस cy मतलब कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर c अलोंग y एक्सिस, प्लस cz का मतलब क्या, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर c अलोंग z एक्सिस। दैट्स इट। तो ये तीनों के बारे में हमें इंडिविजुअली पता है, x y z कंपोनेंट सब। तो अब ऐड करने बोला गया, इन तीनों का एडिशन बोला या इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करने बोला। हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। क्या किया, ऐड करने बोले, सब्ट्रैक्ट करने बोले, वो साइन तुम यहाँ पे दे दो और बाकी सब कुछ जो भी है जैसा भी वैसे लिखते जाओ। तो देखो, तो इसको लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू है, ये पूरा, इसका क्या वैल्यू, ये पूरा, इसका क्या वैल्यू है, ये पूरा, तीनों को रखते हैं। तो हम एक चीज यहां पे देख सकते हैं, चलो एक बार लिख ही देता हूं, प्लस ay j कैप प्लस az k कैप प्लस क्या है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप प्लस cx i कैप cy j कैप cz k कैप। देखो बच्चों, इतना इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें एक एक स्टेप क्लियर हो। वैसे ही तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये i तो सर कॉमन ले सकते हैं, बट डायरेक्टली मैंने नहीं लिखा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ax i bx i कैप और cx i कैप, इन तीनों में से हम i कैप कॉमन ले सकते हैं। वैसे ही इसमें से
ए वाई जे कैप, बी वाई जे कैप और सी वाई जे कैप में से जे कैप कॉमन ले सकते हैं। तो सब में से कॉमन ले लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स कॉमन ले लिया, इन तीनों में से कॉमन ले लिया। क्या? आई कैप कॉमन ले लिया, आई कैप कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये बचा। वैसे ही प्लस ए वाई जे कैप, बी वाई जे कैप और सी वाई जे कैप में से जे कैप कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये ब्रैकेट और ये जे कैप प्लस वैसे ही ए जेड के कैप, बी जेड के कैप और सी जेड के कैप। क्या लिख सकते हैं इसे? ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप। तो ये हमने ऐड कर लिया इस तीनों वेक्टर को, 3 4 5 जितना भी गिवन रहा, अगर सबका कंपोनेंट पता है तीनों एक्सिस के अलोंग तो हमने सबको ऐड कर लिया। अब मान लो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, जो कि मैक्सिमम पार्ट में तुम्हें यही कंडीशन मिलेगा कि कोई वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है या वाई जेड प्लेन में, मतलब किसी दो एक्सिस का हमें इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा। तो अगर हमें बोल दिया गया कि ये वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी ये तीनों किस में लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं मतलब इसका ये वेक्टर ए बी या सी, चलो पहले ये हटा ही देता हूं, ये पार्ट हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया अब समझते हैं। अगर हमें बोला गया कि ये जो वेक्टर ए है या वेक्टर बी है या वेक्टर सी है ये किस में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, बस। वैसे ही वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वैसे ही वेक्टर सी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। बट जेड एक्सिस के अलोंग तो इसका कोई कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि ये किस में लाई कर रहा है? xy प्लेन में। xy प्लेन में लाई करने का मतलब z कंपोनेंट सबके लिए 0, तो ये 0 था, हमने हटा दिया। तो जब सबका z कंपोनेंट 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा पार्ट है इसके लिए भी z कंपोनेंट मतलब az 0, इसके लिए भी z कंपोनेंट z एक्सिस का कंपोनेंट 0 और इसके लिए भी z एक्सिस का कंपोनेंट मतलब cz 0। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट हमारा हट ही गया। इसको भी हटा लो। ये सब कैसे हुआ ये तुम्हें पता है? चलो इसका वैल्यू मैं लिख ही देता हूं। cz 0 था, ये cz k कैप 0 था, तो ये 0 था तो ये पार्ट पूरा क्या हो गया? 0। वैसे ही bz मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस ये भी 0 था, तो ये भी इसकी जगह 0 लिख लिया। वैसे ही az k कैप तो इसका z एक्सिस के अलोंग क्या था वैल्यू? कंपोनेंट क्या था? ये az का वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया कि ये जो वेक्टर a प्लस b प्लस c है इसको हमने रिजॉल्व कर लिया और लिख लिया ऐसे ax प्लस bx प्लस cx i कैप, ay प्लस by प्लस cy j कैप। मतलब ये तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, जो सम है, वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इन दो वेक्टर्स पे। ये वेक्टर देखो i कैप देख के पता चल गया कि इन तीनों का जो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है, इन तीनों का जो सम फाइंड किया है वो क्या है? वो भी वेक्टर ही होगा, और वो वेक्टर x कंपोनेंट उस वेक्टर का इतना है और y कंपोनेंट उस वेक्टर का इतना है। तो हमें ये पता चल गया। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मतलब क्या फाइंड करना है? a प्लस b प्लस c जो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया, इन तीनों का सम फाइंड किया, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। a प्लस b प्लस c जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। आसानी से कर सकते हैं मैग्नीट्यूड पता। क्या करेंगे इसके लिए? इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए जो, चलो एक बार याद दिला देता हूं तुम्हें, पहले वैसे हमने ये सब किया हुआ है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये जो हमारा वेक्टर होता था, रिजल्टेंट वेक्टर जो हम फाइंड करते थे, इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए क्या करते थे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? वो थीटा ले रहे हैं। वही चीज वापस यहां पे करना है। यहां पे हमारे पास वेक्टर क्या है? वेक्टर ये है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी। तो हमें मिल चुका है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल सिंपल है बिल्कुल। ये आई दिख रहा है मतलब ये किसके अलोंग है? अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जे कैप दिख रहा है मतलब ये है वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो तो जरा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? आई कैप मतलब एक्स, जे कैप मतलब वाई। दोनों के बीच का एंगल पता चल गया, थीटा पता चल गया 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं? देखो तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए क्या करते हैं हम? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड अब लेंगे,
यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये तुम्हें पता है। तो क्या हो गया ये अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ax प्लस bx प्लस cx का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं b स्क्वायर मतलब ay प्लस by प्लस cy का स्क्वायर। चलो ये पार्ट हटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये हटा लिया हमने। क्या हो गया आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब 2, ये a हो गया पूरा, ये b हो गया पूरा, ये और cos थीटा दोनों के बीच का एंगल i और ये j दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 तुम्हें पता है कि 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट तो हो गया 0, मतलब हमारा रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया इतना, ये रहा हमारा रिजल्टेंट तीनों का एडिशन और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया इतना आ गया। अब तुम एंगल भी पता कर सकते हो। एंगल पता करने के लिए क्या करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या करते थे, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ कितना एंगल होता था, क्या करते थे उसके लिए एक बार लिख देता हूं, याद दिला देता हूं, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। अब ये a कौन सा होगा और b कौन सा होगा, सर ये कैसे समझेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम्हें बताया था कि a कौन सा है जिसके साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा एंगल बनाएगा वो लेंगे a। खैर तो इसमें हमें b दिख रहा है, b कौन सा है ये हमारा b और ऑब्वियसली इसके साथ x एक्सिस वाले के साथ ये एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो गया हमारा a। तो देखो जरा एक बार कर देता हूं तुम्हारे लिए, वैसे ये तुम भी खुद भी कर सकते हो। b sin थीटा ले रहे हैं तो b ये है, b कितना है ay प्लस by प्लस cy sin थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो sin 90 तुम्हें पता है sin 90 क्या होगा 1 होगा। चलो एक बार लिख ही देता हूं sin 90 1 a क्या है ये पूरा कितना है a है, ये वेक्टर a ax प्लस bx प्लस cx ये हो गया a प्लस b ये रहा b और cos थीटा, तो थीटा तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 क्या होता है 0, मतलब ये पूरा पार्ट हो गया हमारा 0 प्लस 0। तो क्या आ गया रिजल्ट ay प्लस by प्लस cy बाई ax प्लस bx प्लस cx, ये 0 है तो हटा देते हैं, चलो इसे हटा दिया और ये 1 हटा दिया, तो tan अल्फा इतना आ गया, तो अल्फा कितना आ जाएगा, ये मैथ्स का पार्ट है, वैसे मैंने तुम्हें बताया क्या करना है, इधर एंगल को फाइंड करने के लिए tan को उधर भेज देते, तो ये क्या हो जाता है tan इनवर्स इतना, मतलब हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये tan इनवर्स ये जो हमारा आया है वेक्टर इसका y कंपोनेंट बाय z कंपोनेंट, सॉरी x कंपोनेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा बहुत आसान सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि हम रिजोल्यूशन के हेल्प से कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के हेल्प से अगर रिजल्टेंट फाइंड करने बोले तो क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर OB, वेक्टर OA, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड मान लो हमारे पास गिवन है A, और ये तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि ये वेक्टर OA x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ये वेक्टर OB x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, और ये जो हमारा वेक्टर OC है ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ 45 बना रहा है। बच्चों ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि लोग जनरली यहाँ पे गलती करके चले आएंगे कि 45 दिख रहा है तो cos 45 लिया, उसका रिलेशन लिया, फाइंड कर लिया, गलत कर लिया। ये एंगल ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये तुम्हें पता है, ये जो हमारा डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो अगर x कंपोनेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, अगर x कंपोनेंट फाइंड करने बोला जा रहा है तो हम इधर वाले डायरेक्शन के साथ जो कंपोनेंट होगा वो फाइंड करेंगे, ना कि इधर वाले डायरेक्शन के साथ। तो ये जो हमारा वेक्टर OC है ये 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है, नेगेटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये 45 माइनस करो 180 में से, तो ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल 135 डिग्री, तो ये वेक्टर OC के लिए हमारा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 135 डिग्री, तो ये एंगल लेंगे हम 135, ये नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा फिर। समझो क्या करेंगे, मान लो हमसे बोला जा रहा है we have to find वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC,
हमने इसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड कर लिया ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि प्लस करना होगा तब कैसे करेंगे, माइनस करना होगा तब कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, साइन एज इट इज वो अपना काम करेगा। हमारा काम क्या है, हमें OA प्लस OB माइनस OC, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या नॉलेज होना चाहिए कि ये वेक्टर OA को हम उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अभी हमने देखा ये चीज कि किसी भी वेक्टर का अगर x y z कंपोनेंट पता है तो हम किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास दो ही एक्सिस गिवन है, z एक्सिस वाला कंडीशन है ही नहीं, x y प्लेन में लाई कर रहा है सारा वेक्टर OA OB OC तीनों लाई कर रहा है। तो देखते हैं OA को पहले इसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो तो OA के लिए x कंपोनेंट फाइंड करते हैं। चलो एक एक स्टेप करके लिख देता हूं। ये पहली बार तो मैं ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किया, इसलिए इसके बाद तो मैं खुद ही आदत पड़ जाएगा क्या करना है। कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OA क्या होगा, देखो तो वेक्टर OA का x कंपोनेंट फाइंड करना है। तो ये मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें, परपेंडिकुलर डाल लिया यहां से। अब x कंपोनेंट फाइंड करना है, वेक्टर OA का x कंपोनेंट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जितना मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड a, तो ये क्या हो जाएगा a cos अल्फा, मतलब a cos 30 डिग्री। ये सब अभी किया हमने, a cos 30 डिग्री, क्योंकि ये जो हमारा वेक्टर OA है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है 30 डिग्री। तो a cos 30 कितना आ गया, ये तुम्हें पता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो गया। वैसे ही y कंपोनेंट भी फाइंड कर लो, y कंपोनेंट ऑफ OA क्या होगा, y कंपोनेंट ऑफ OA देखो तो y एक्सिस के साथ ये OA वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये 30 है, और ऑब्वियसली y और x एक्सिस के बीच का पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो मतलब अब इधर से भी वही काम करेंगे, बार बार परपेंडिकुलर डाला। तो अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये है OA का वैल्यू है कितना a, फाइंड क्या करना है, ये पार्ट फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है। तो मतलब y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a cos 60, a cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये चलो लिख ही देते 1/2, ये कितना आ गया a/2। वैसे ही x कंपोनेंट फाइंड करो, अब किसका, x कंपोनेंट फाइंड किया ऑफ OB का x कंपोनेंट क्या होगा, देखो तो OB जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ, x एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो अब इसके लिए भी वही काम करो, चलो एक बार और कर देता हूं, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल के हमने फाइंड कर लिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब इसका ये वेक्टर OB का x कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा, ये तो पता ही है OB का वैल्यू क्या है a, तो a और ये फाइंड करना है। तो फिर से cos का रिलेशन लिया, तो ये क्या हो जाएगा a cos 60, a ये रहा, ये हाइपोटेनस रहा, और बेस फाइंड करना है तो cos का रिलेशन लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा a cos 60, a cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 तुम्हें पता है, तो ये क्या हो गया a/2। y कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, y कंपोनेंट ऑफ OB क्या होगा, देखो तो OB जो ये हमारा है, ये ध्यान रखना OB के लिए अब ये मत करना कि ये तो 60 दिख रहा था सर, तो ये तो 30 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये OB 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। ध्यान रखना x कंपोनेंट फाइंड करना है मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ, y कंपोनेंट फाइंड करना है मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन के साथ। तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन है, ये जो है हमारा ये y डैश, ये नेगेटिव y डायरेक्शन के साथ ये बनाएगा 30 डिग्री, पॉजिटिव y डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये 60 और ये पूरा 90 दिख रहा है तुम्हें, 60 30 90 और ये 60, मतलब ये वेक्टर OB पॉजिटिव y डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा 60 + 90 मतलब 150। तो ये कितना हो जाएगा, वही काम करेंगे a cos 150, और cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं तुम्हें पता है, क्या कर सकते हैं इसे, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, a cos 90 + 60 लिख सकते हैं। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और माइनस साइन 60 हम लिखेंगे, तुम्हें पता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, तो cos 90 + थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया a माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू तुम्हें पता है इट इज √3/2। तो ये कितना आ गया -a √3/2, ये आ गया।
ओके, तो ये ब्रैकेट में कर देता हूं, ये मल्टीप्लाई करना है, चलो इसे बाहर ही रखो। ये माइनस कहां से आ रहा है तुम्हें पता है, ये यहां पे, तो माइनस a रूट 3/2। वैसे ही अब x कंपोनेंट किसका फाइंड करने जा रहे हैं हम, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर OC, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OC, ये कितना होगा, वेक्टर OC का x कंपोनेंट। अब ये गलती मत करना क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन के साथ बना रहा है। ये जो हमारा OC है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा, मतलब 45 माइनस कर दो 180 से, ये पूरा कितना हो गया 135। तो अब क्या करेंगे, a cos 135, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, a cos 90। ये सब तुमने पहले भी किया बच्चों, जिन लोगों के ध्यान में ये नहीं होगा उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं, cos 90 प्लस थीटा, फिर से माइनस sin थीटा, और sin 45 कितना होता है, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, माइनस sin थीटा होता है, माइनस यहां लिख लिया, माइनस sin, ये कितना होगा sin 45, कितना हो गया sin 45 कितना होता है 1/√2, या cos 45 के लिए भी 1/√2, तो ये कितना हो गया माइनस a/√2। दैट्स इट। y कंपोनेंट क्या होगा इसके लिए, अब इसके लिए y कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 45, तो ये भी 45, मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 45। फिर वही काम यहां कर देता हूं, y कंपोनेंट ऑफ OC कितना होगा a cos 45, मतलब कितना हो गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया a/√2। अब देखो ये सबका तुम्हें x y कंपोनेंट मिल गया। अब जब सबका x y कंपोनेंट मिल गया तो हम बहुत आसानी से इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, ये जिसे भी कॉपी करना हो वो लिख सकता है इसे, वैसे फिलहाल अभी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या कर सकते हैं देखो, तो OA प्लस OB माइनस OC, तो OA वेक्टर जो है हमारा, इसको हमने ब्रेक कर लिया, किसमें किसमें, XY कंपोनेंट में, X कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया, Y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, OA की जगह क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, वेक्टर OA को रिजॉल्व किया तो क्या लिखेंगे, a√3/2 i कैप तुम्हें पता है क्या बता रहा है कि ये जो हमारा कंपोनेंट है किसके अलोंग है, अलोंग x एक्सिस, ये i कैप देना जरूरी है, प्लस y कंपोनेंट OA का a/2 j कैप, ये j कैप क्या बता रहा है कि ये a/2 कौन सा कंपोनेंट है, अलोंग y एक्सिस। वैसे ही OB वेक्टर भी लिख लो, OB वेक्टर क्या हो गया, OB वेक्टर के लिए x कंपोनेंट क्या है a/2 i कैप, प्लस y कंपोनेंट क्या है माइनस है, तो चलो ये डायरेक्टली मैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस a√3/2, और ये क्या होगा j कैप। दैट्स इट। अब इसके लिए भी लिख लेते हैं, ये हमारा वेक्टर OC, वेक्टर OC के लिए क्या है, x कंपोनेंट हमने फाइंड किया, दैट इज माइनस a/√2 i कैप, प्लस कितना y कंपोनेंट इसका हमने यहां फाइंड किया OC का, कितना है a/√2, तो a/√2, और ये बच्चों ये यूनिट वेक्टर देना मत भूलना क्योंकि यही बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है किस एक्सिस के अलोंग है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये सब हमने समझ लिया, जिसको कॉपी करना होगा वो पॉज करके उस वाले पार्ट को पॉज करके कॉपी कर सकता है। तो हमें फाइंड करना था क्या, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, तो सबको ऐड करो, तो सबका वैल्यू रखो, कितना होगा, i कैप वाले सबको एक जगह कर लेते हैं, तो i कैप वाले को एक जगह करेंगे तो क्या होगा, ये देखो तो a√3/2 प्लस a/2 माइनस a/√2 माइनस a/√2, ये सबको एक जगह कर लिया क्योंकि i कैप सब में से कॉमन ले सकते हैं, यह भी करके दिखाया तुम्हें, तो i कैप सब में से कॉमन ले लिया, ये जो हम ऐड करने वाले थे, और ये एक और चीज यहां माइनस है, तो ये माइनस, इसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खैर चलो एक स्टेप में और लिख ही देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। OA का वैल्यू रखो
a√3/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस ये क्या है हमारा वेक्टर OB का वैल्यू रखो a/2 i कैप माइनस a√3/2 j कैप। अब OC का वैल्यू रखते हैं, ये ध्यान देना माइनस है यहां पे, तो माइनस इसका माइनस प्लस हो गया, तो प्लस a/√2 i कैप और ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, मतलब माइनस a/√2 j कैप। दैट्स इट। अब ये I सब में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, सब में से I कॉमन ले लिया तो a√3/2 प्लस a/2 प्लस a/√2 कॉमन ले लिया इसमें से I कैप। ओके, अब प्लस लेंगे, प्लस क्या लेना है, सब में से j कैप कॉमन ले लो, तो क्या बचा a/2 यहां से a/2 यहां से माइनस a√3/2 प्लस ये j कैप, तो यहां क्या बचा माइनस a/√2। दैट्स इट। तो सब में से j कैप कॉमन ले लिया, तो अब देखो तो बच्चों ये जो हमें फाइंड करने बोला जा रहा था वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC, ये हमारा क्या आ गया वैल्यू, ये मतलब ये दो वेक्टर्स का सम है। कौन कौन सा वेक्टर, एक ये जो वेक्टर है हमारा अलोंग x एक्सिस है क्योंकि I कैप दिख रहा है, तो ये जो हमारा फाइंड करना था ये किसके इक्वल है, ये दो वेक्टर्स का सम है। एक वेक्टर किसके अलोंग है, अलोंग x एक्सिस, और ये वेक्टर किसके अलोंग है, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि j कैप है। तो अब इसका रिजल्टेंट भी तुम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता है ये पता है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मतलब I और j है मतलब थीटा 90, ये अभी तुरंत किया हमने, और डायरेक्शन तुम्हें पता करने आता है। सो दैट वाज अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।